आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा करने के लिए हेक्सागन पार्टनर्स एलएलपी के डायरेक्टर तुषार प्रधान जुड़े हैं, जिनके पास मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में 26 साल से ज़्यादा का अनुभव है। उनसे समझते हैं कि इस मार्केट में अब क्या करना है। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। क्या अब समय आ गया है कि सेलेक्टिवली बाइंग शुरू की जाए या फिर अभी भी मार्केट में संभल कर चलने की ज़रूरत है? ये तो आपके होराइजन पे डिपेंड करता है। जैसे कोई अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहे तो मेरे ख्याल से टुडे इज़ द बेस्ट डे टू डू इट। रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आपका व्यू अगर 1 साल का है तो मेरे ख्याल से सिलेक्टिवली, जैसे आपने कहा, कई एरियाज में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। स्पेशली सम कंपनीज, इट्स फैक्ट 50% से ऊपर जिनकी इरोजन प्राइस में हो गई है। क्लियरली देयर मस्ट बी सम वैल्यू देयर। तो मेरे ख्याल से अगर व्यू आपका इंटरिम है तो मेरे ख्याल से दिस माइट बी जस्ट अनदर गुड टाइम। हावेवर आई मस्ट से कि मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्लियर ग्रीन सिग्नल अभी तक आया नहीं है, क्योंकि एफपीआईज की सेलिंग जारी है। इंटरनेशनली भी करेंसी को लेके देयर इज सम वीकनेस। टैरिफ की जो सिचुएशन हुई है वो क्लियर नहीं है। तो ऐसा कुछ हो भी सकता है जहाँ पे खास करके यूएस मार्केट्स में अगर गिरावट आती है तो हमें उसके लिए सतर्क भी रहना पड़ेगा। तो ऐसा कोई बिल्कुल ग्रीन सिग्नल तो है नहीं। मगर जैसे मैंने कहा कि आपका टर्म अगर लंबा तक है तो दिस इज एज गुड अ टाइम टू एंटर द मार्केट्स। आप इस समय पर्सनली कहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कहाँ पर टॉप अप कर रहे हैं? कौन सी थीम्स टॉप ऑफ द रेडार हैं आपके लिए? तो हमने तो देखा है कि हमारे पोर्टफोलियोज में कि जहाँ कहीं भी हमने मिस किया है, जैसे कि ये फाइनेंशियल्स जो हैं, जो लेंडिंग कंपनीज नहीं है, जो जो मैं कहूँगा जो फाइनेंशियल मार्केट्स को सपोर्ट करती हैं, जैसे डिपॉजिटरीज हुई या आरटी एजेंट्स हुए या ऐसी कोई सुविधाएं या सर्विसेज हुई जिसमें कि आपको मार्केट ग्रोथ के ऊपर जब भरोसा होता है तो उनको तो एक नेचुरल बाय हो जाता है। तो हमने हमारे पोर्टफोलियोज में पहली राउंड में तो ये मिस कर लिया था। इन स्टॉक्स में भी काफ़ी गिरावट आ चुके हैं, 20 फ्रॉम 20 to 30% देयर इज सम ड्रॉप देयर। एब्सोल्यूट वैल्यू तो अभी भी नहीं है, मगर मेरे ख्याल से थोड़ा सिलेक्टिवली उसमें हम फोकस कर रहे हैं। और एक जगह है जहां पर हमने देखा है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बिल्कुल ही आउट ऑफ फेवर हो चुकी हैं। बिल्कुल मैं वही भी कहूँगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू अब तक वहाँ भी नहीं आई है, मगर रिलेटिव वैल्यू जब तक कि हम पिछले अगस्त सितंबर में देख रहे थे उनकी वैल्यूज, वहाँ से अब तक मेरे ख्याल से इन सम, नॉट ऑल, there is some selective value. So these are the two areas that we are looking at very closely. We are also very positive on information technology, खास करके जब हम देखते हैं कि रुपये की वैल्यू इतनी घट रही है और हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे उसकी प्रॉफिट ग्रोथ रुपये वैल्यू में इनकी ईपीएस ग्रोथ अगले साल के लिए काफ़ी तेज़ रहेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर गिवन द फैक्ट दैट देर इज़ रोबस्टनेस इन द यूएस इकोनॉमी, there is going to be reported profit growth in IT companies in India. I think this is also a very strong space to be in. So ये 3 सेक्टर्स फिलहाल हमारे लिए फोकस में है। अच्छा प्रधान साहब, आपके इस मंच को ज्वाइन करने से पहले हम एक गोल्ड कंपनी से बात कर रहे थे, ज्वेलरी कंपनी से। गोल्ड 85-86 की रेंज में अपने आप में एज ए एसेट क्लास, साथ ही एक बहुत सारे बैंकों को, एनबीएफसीज को ड्राइव करता है। आपका व्यू क्या है इस वक्त? क्या ये अभी भी स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी, कंसिडरिंग आई थिंक जो भी टैरिफ वॉर चल रही है ग्लोबली, करेंसीज पे इनका इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग डॉलर, और क्योंकि बहुत सारे बैंक्स का भी आज की तारीख में जो है वो गोल्ड फाइनेंसिंग कारोबार में एक सब्सटेंशियल चंक है, फॉर इंस्टेंस फेडरल बैंक। आपका इस एसेट क्लास पे और इससे जुड़ी सारी कंपनियों पर व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, गोल्ड का व्यू तो फिलहाल अब जैसे बन रहा है, क्योंकि जब हम करेंसीज की वीकनेस करते हैं, बात करते हैं, तो गोल्ड बिकम्स अ नेचुरल हेज एसेट्स फॉर मेनी पोर्टफोलियोज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया की जब बात करेंगे तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि जैसे आपने अभी तक डिस्क्राइब किया कि गोल्ड का इम्पैक्ट गोल्ड लेंडिंग कंपनीज पे होता है। अभी तो ज्वेलरी कंपनीज भी काफ़ी लिस्टेड हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है।
कंजम्पशन एज अ थीम जब हम देखते हैं इंडिया की इकोनॉमी में, तो इंडियंस आर ग्रेट कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड एज वी ऑल नो। तो इन सारों का एक साथ में विश्लेषण करना डिफिकल्ट है, क्योंकि सब कंपनीज को अलग अलग तरीके से इसको इम्पैक्ट होता है। मगर मेरे ख्याल से जब हम हमारा फिलहाल का जो बजट देखेंगे, जिसमें कि काफ़ी टैक्स में रिडक्शन आया है फ्रॉम द व्यू दैट पीपल शुड नाउ स्टार्ट टू कंज्यूम मोर, मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट हम साल के एंड में, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड FY26 में देखने शुरू करेंगे, जब तक कि लोगों को कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि इनकी इनकम काफ़ी ठोस मात्रा से बढ़ रही है, क्योंकि टैक्स उनका घट रहा है। मेरे ख्याल से इंडियंस प्रीफर गोल्ड फॉर वेरियस रीजंस, वेदर इट इज़ फॉर वेडिंग एक्सपेंस, वेदर इट इज़ जनरली अ स्टोर ऑफ वैल्यू एट्सेट्रा। मेरे ख्याल से वो अट्रैक्टिव उनको रहेगा, क्योंकि उन्होंने लगातार गोल्ड की प्राइस में बढ़ोतरी देखी है। तो गोल्ड में एक्चुअल गोल्ड परचेजेस में थोड़ा सा इन्वर्जन आता है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो लोग ज़्यादातर ज़्यादा खरीदते हैं, और जब घटने लगता है तो लोग रुक जाते हैं। तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्वर्स सिग्नल हियर। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि जब गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है तो गोल्ड लेंडिंग कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादातर बेनिफिट में आ जाती हैं, क्योंकि उनकी लोन टू वैल्यू जो रेशियो होता है, जो रिजर्व उन्होंने सिक्योर किया होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और पोटेंशियली अगेंस्ट द सेम लोन दे कैन देन लेंड मोर टू द सेम पर्सन। तो ग्रोथ क्लियरली उनकी एसेट वैल्यूज़ में दिखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से, जैसे मैंने कहा कि ये सिंपल क्वेश्चन, नॉट ए सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट होता है गोल्ड की प्राइस बढ़ने पे। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस में भी स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर ऑन फॉर सम टाइम। ओके, अच्छा प्रधान साहब, आपने कैपिटल गुड्स पे और इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन पे, इंफ्रा पावर पे क्या व्यू रखा हुआ है? क्योंकि बजट में एक तरफ जो बहुत बड़ा टैक्स कट मिला, उसके अगेंस्ट शायद इतना बड़ा थ्रस्ट कैपेक्स के फिगर्स में नहीं था, सब्सटेंशियल चेंज नहीं था, बड़ा हाइक नहीं था। उसके बाद थोड़ी सी मायूसी इस स्पेस में थी। बट आप लोगों ने कैसे रीड किया? क्योंकि इस बार रिपोर्टेड नंबर्स में सीमेंट्स के नंबर फिर भी अच्छे थे। अल्ट्राटेक सीमेंट ने बहुत शानदार नंबर पेश किए, वॉल्यूम्स उनके बेहद स्ट्रॉन्ग थे। तो ऐसे में अभी कॉल क्या लेनी चाहिए इस स्पेस पे? देखिए, मेरा तो कहना है कि कैपेक्स स्पेस एक साल का व्यू नहीं ले सकते हम, क्योंकि कैपेक्स ऑन द ग्राउंड आने तक 2 या 3 साल तक तो लग ही जाते हैं। तो मेरे ख्याल से, और कैपेक्स साइकिल जो है, हर एक कंपनी उस साइकिल में इन्वॉल्व होती है अलग अलग स्टेजेस में। तो मेरे ख्याल से ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक वेक्टर है जो हम अगले 2 या 3 साल के लिए देख सकते हैं, इमीडिएट गेन्स के लिए नहीं। एक तो हमें पता है कि जो बजट में नंबर आया गवर्नमेंट कैपेक्स का, मेरे ख्याल से एक तो इसी फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा अनएलोकेटेड सम तो है ही। अगर आपने हर एक नंबर देखा होगा नज़दीक से, तो जैसे कि हमारे स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन का साल था पिछला साल, तो जनरली कैपेक्स का एक्चुअल खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि सारे बजट्स जो हैं दे आर इन स्टोर फॉर वेटिंग फॉर द बजट आउटकम, सॉरी द इलेक्शन आउटकम। तो मेरे ख्याल से ये जो लैग इफेक्ट रहेगा, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स अभी खर्चा करने चालू करेंगी, और ये फाइनेंशियल ईयर एंड तक तो ये ज़रूर मोमेंटम जारी रहेगा। और ये अगर सम आपने जोड़ लिया अगले बजटेड सम से, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ गवर्नमेंट कैपेक्स में भी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ये खर्चा होने वाला है। मगर कैपेक्स मैं समझता हूँ, गवर्नमेंट कैपेक्स तो अपनी जगह है, मगर फॉलो अप जो प्राइवेट कैपेक्स में आने वाला है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादातर लिस्टेड कंपनीज को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। और मेरे ख्याल से इस साइकिल में इन्वेस्टेड रहना अगले 2 या 3 साल में इन्वेस्टर्स को काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट कैपेक्स की कड़ी है वो हम बहुत सालों से रुके हैं उसके लिए, और मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में हम ये प्राइवेट कैपेक्स का दौर भी देखने वाले हैं। ओके, एक आखिरी सवाल तुषार जी, कल म्यूचुअल फंड के डेटाज आए, वैसे नंबर्स ठीक ठाक थे, लेकिन सिप में कुछ कैंसिलेशंस हुई हैं। क्या अब एक रिस्क है कि यहाँ से थोड़ा SIP फ्लोज कम होंगे? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए, सिप इज़ अ हैबिट,
और अभी तक के जो सिप इन्वेस्टर्स हैं जो 10 साल से सिप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनमें तो कोई ऐसी नर्वसनेस मुझे नज़र नहीं आती। जिनको सही तरीके से सिप की एडवांटेज शायद पता न हो और पिछले साल में उन्होंने हर एक सिप का पॉजिटिव ही नतीजा देखा हो, शायद वो इन्वेस्टर्स थोड़े से थोड़े से नर्वस हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा के एक्सपेक्टेशन के ऊपर उनकी इम्पैक्ट अब तक शायद उन्होंने नहीं देखी, क्योंकि ये 2-3 महीने जो हैं वहाँ उनकी शायद सिप इन्वेस्टमेंट या तो बैलेंस है या तो नेगेटिव में चल रही है। तो मैं समझता हूँ वो एक रिएक्शन है, मगर शायद इन इन्वेस्टर्स ने सिप की जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है वो समझी ही नहीं है, क्योंकि सिप में आप सबसे ज़्यादा कंपाउंडेड रिटर्न कमा सकते हैं जब आप हर एक वैल्यू पे, हर एक लेवल पे सिप खरीदते हैं। और जब हम डाउन मार्केट में हमारा सिप इन्वेस्टमेंट होता है तो हमारी एवरेज प्राइस 5, 10, 7 साल जो भी आपने सिप रखा हो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम ज़्यादा यूनिट्स लोअर प्राइस पे खरीदने वाले हैं। तो मैं कहता हूं कि जो ये एम्फी डेटा है वो आपको सिर्फ नर्वस इन्वेस्टर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देते हैं कि जो इस इन्वेस्टमेंट के बारे में शायद न जानते हो, ज़्यादा कमिटेड ना हो. We can see that, but I don't think this is a very, I would say, large scale move to come out of SIPs. In fact, it makes no sense to come out of SIPs when the market falls. मतलब वो बिल्कुल ही गलत मैं समझता हूँ आपकी रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि जब तक कि आपकी प्राइस लेवल कम ना हो, आपकी रिटर्न प्रोफाइल ज़्यादा नहीं हो सकती ओवर द नेक्स्ट 5 or 10 years. चलिए ठीक है, तुषार जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल सिप ना रोकें, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो